नमस्कार, मैं मयंक पुरवाल। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में 5 PM विद मयंक पुरवाल होलिस्टिक टॉक। देखिए, कई दिनों से आप ये सेशन लगातार सुनते आ रहे हैं, देख भी रहे हैं। आप लोग अपने क्वेश्चंस भी हमसे पूछते हैं, हम उनके आंसर भी करते हैं। और पूरी दुनिया से अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अलग अलग कल्चर वाले लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और पूरी दुनिया से क्यों, भारत के कोने कोने से हमारे साथ लोग जुड़े हैं। और हम लगातार इस होलिस्टिक एजुकेशन को आपके घर घर तक पहुंचाने के काम में लगे हुए हैं, जिसपे कल हमने एक बुक भी लॉन्च की, आप लोगों ने देखा होगा। इसका क्या मकसद है कि जो हमारा कल्चर की वैदिक मेडिसिन जो है, जो भारत की वैदिक सभ्यता में जो छुपी हुई चीजें थी, जिनसे हम घरों में ठीक रहते थे, स्वस्थ रहते थे, बिना दवाइयों के ठीक रहते थे, और बीमार पड़ भी जाते थे तो छोटी मोटी चीजों से ही ठीक हो जाते थे, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम तक तो पहुंचते ही नहीं थे। उस कल्चर की मेडिसिन को वापस लाके आप सब लोगों तक ले जाने का काम कर रहे हैं, जिसमें ये जो सेशन थे ये हमारा पहला पड़ाव था। अगला पड़ाव ये है कि जो लोग लिखा हुआ पढ़ना चाहते हैं, अपने पास सहेज के रखना चाहते हैं, उनके लिए बुक और भी नई नई चीजें आएंगी, आने वाली हैं, और बहुत जल्दी आपको देखने मिलेंगी। नए नए तमाम कार्य हो रहे हैं, वेबिनार और तमाम चीजें चल रही हैं। तो बस यही एक सीरीज है कि हमारे जितने भी लेक्चर हैं, अगर आप लोग पुराने वीडियोस देखेंगे तो आप एक अच्छा होलिस्टिक एजुकेटर बन सकते हैं, अच्छा होलिस्टिक प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। आपको तमाम वो चीजें सीखने मिलेंगी जो आपको बड़े बड़े कोर्सेज में, बड़े बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके सीखने मिलती हैं, बड़े बड़े सेशंस में सीखने मिलती हैं, और बहुत ज्यादा पैसा पे करके मिलती है। मैं बोलूंगा कि पैसा या कुछ भी कंट्रीब्यूशन आपका ऐसा जो बहुत हैवी होता है वो पे करके आपको मिलती है। और यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सेशन को लाइव पूरा देखना है, क्वेश्चंस पूछने हैं, कमेंट करके पूछना है, और सारी चीजें करनी है, और शेयर करना है। तो ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, यही करते रहना है। आज के सेशन की हम बात करते हैं। आज का जो सेशन है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी। हर नेचुरोपैथ हो, होलिस्टिक प्रैक्टिशनर, चाहे जो भी हो, सबसे पहली जरूरत है हमारी कि हम इस शरीर की रचना और क्रिया विज्ञान को समझें कि ये शरीर है क्या, इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये कैसे काम करता है, कैसे भगवान ने इसको बनाया है। और जिन जिन भी सिस्टम की हम बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, न्यूरो का सिस्टम है, तमाम चीजें हैं, पेट के बारे में बात करते हैं, तमाम अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं, मस्कुलर के बारे में, स्केलेटल के बारे में, तमाम चीजों के बारे में। ये है क्या, ये काम कैसे करती हैं, ये क्यों है, हमारे हम जो थेरेपी देते हैं वो इन पे असर कैसे करती है। और ये सेशन से सबसे ज्यादा जरूरत कब महसूस होती है, जब आपको जवाब देने पड़ते हैं। आपको मॉडर्न मेडिसिन के साथ आपको तालमेल बिठाना पड़ता है, कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है, और आप वहां पे ये सब बातें कर पाते हैं कि भाई ये जो मेरी नेचुरोपैथी है वो ऐसे असर करती है, मेरी जो ऑरिकुलोथेरेपी है वो ऐसे असर करती है, मेरा एक्यूप्रेशर आपकी बॉडी में ऐसे काम करेगा। कि आपसे लोग पूछते हैं कि भाई आपने हमने तो दवाई खाई, हम ठीक हो गए, आपने ऐसा क्या किया, हम ठीक हो गए। तो ठीक करने के साथ साथ हमें ये जानना भी जरूरी है कि ये ठीक हो कैसे रहा है, ये ठीक होता कैसे है, ये काम कैसे करता है। आप जवाब भी तब दे पाएंगे, और कल को जब आप ये सब चीजें सीख लेंगे तो आप भी एक बड़ा टीचर बन पाएंगे, बड़ा प्रैक्टिशनर बन पाएंगे, अपनी प्रैक्टिस को अच्छा कर पाएंगे। तो ये सब चीजें जानते हुए आज का ये सेशन रखा गया है, जिसमें डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल भरतपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे, जो अपनी इन सब जानकारियों को साझा करेंगे। और डॉक्टर जय जोशी हमारे साथ रहेंगे, जो इन सब बातों पे हम बात करेंगे। तो चलिए आमंत्रित करते हैं हम डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल। नमस्कार सर, कैसे हैं? स्वागत है आपका इस सेशन में। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल, भरतपुर राजस्थान से। जी मैं भरतपुर राजस्थान से स्वास्थ्य मंदिर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र से मैं बोल रहा हूँ। जी तो आज जी जो मेरा विषय है ह्यूमन फिजियोलॉजी है, प्राकृतिक चिकित्सा का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्राकृतिक चिकित्सा शरीर पर किस प्रकार असर डालती है और उसे कैसे ठीक करती है। पहले हम थोड़ा सा ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, मोटी मोटी भाषा में। हम बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे और बहुत ज्यादा हम साइंस के शब्दों में नहीं पढ़ेंगे, हम मोटा मोटा। आज आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा बस ये है कि एक ब्रीफ, एक समरी जैसा रहेगा। बाकी आगे आपके और भी लेक्चर आएंगे जिनमें और डीपली इन चीजों को समझेंगे। आज तो हम चाहते हैं कि एक ब्रीफ नॉलेज लोगों को मिले कि भाई ये कैसे चीजें बिल्कुल हैं, बिल्कुल कैसे बिल्कुल कनेक्ट बिल्कुल। करना है,
कैसे हमें समझना है। फिर हम अगले जो आपकी सीरीज आने वाली है जिसपे आप पूरा अच्छे से समझाने वाले हो एज क्लासरूम टीचिंग के तरीके से, वो आगे आएगा। तो आज एक बार एक ब्रीफ हो जाए, और सबसे पहले तो थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन हो जाए कि तो एक बार ये कुछ नेटवर्क का चैलेंज है। तो सर सबसे पहले तो हम ये जो बात कर रहे थे क्यों जरूरी है, इस पे आप दो सब कहें, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है 30 साल का, वो लोगों को ये बताएगा कि ये पढ़ना क्यों जरूरी है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मतलब शरीर क्रिया रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान तो सबको पता है कि 2 किडनी होती है, एक हार्ट होता है, वो होता है ब्रेन, पर हमको ये समझना है कि इसकी क्रियाएं क्या है, क्योंकि हर एक्शन की एक रिएक्शन होती है, हर रिएक्शन की एक एक्शन होती है। तो हमको ये समझना जरूरी है कि ब्रेन में जो रिसाव होता है, जो मानसिक सोच से बनता है, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो इन सबको क्रिया विज्ञान। तो आज का जो विषय है इसको हम समझें और समझ के सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर ने इतनी बारीक संरचना की है हमारे अंदर कि ब्लड, गंदा ब्लड पूरे शरीर से शुद्ध हो रहा है और शुद्ध रक्त सब दूर जा रहा है। लाइक ए वाटर पंप स्टेशन, जो फिल्टर स्टेशन लगे होते हैं ना, जो पूरी नदी का पानी फिल्टर स्टेशन पे आता है, वहाँ पानी शुद्ध होता है, पूरे शहर में जाता है, पूरे शहर का गंदा पानी नालियों से होते हुए नदियों में जाता है। ये सब प्रोसेस हमारे अंदर है और इस प्रोसेस में कोई वर्कर नहीं है, कोई इसको कंट्रोल करने वाला एक ही, वो आप खुद। तो हमको एनाटॉमी फिजियोलॉजी को समझना है और समझ के एक ही चीज देखना है कि कहाँ हम इसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अपना सेल्फ कंट्रीब्यूशन। जी ये मैं जी बिल्कुल। जी अग्रवाल जी, आप स्टार्ट करें सर अपने इंट्रोडक्शन के साथ, फिर हम इस पे स्टार्ट करेंगे। हाँ, मैं डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल भरतपुर से स्वास्थ्य मंदिर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र से मैं बोल रहा हूँ। आज हम प्राकृतिक चिकित्सा और शरीर क्रिया विज्ञान पर हम चर्चा करेंगे अगले 20 मिनट के लिए। हमारा शरीर कुदरत ने विशेष तौर पर बनाया है। कुदरत ने हमारे शरीर को कई खंडों, कई विखंडों में बांटा है। हमारा शरीर एक कंकाल तंत्र से निर्मित होता है जिसको हम स्केलेटर कहते हैं, और कंकाल तंत्र के ऊपर एक चर्बी लगी रहती है और चर्बी के ऊपर छोटी छोटी नस, नाड़ियां और सारी कैपिलरीज, आर्टरीज होती हैं जो हमारे शरीर का एक निर्माण करती हैं। हड्डियों की संख्या और वो सारी चीजें अलग से हैं, हम उस विस्तृत चर्चा में नहीं जाएंगे। हमारा शरीर में एक मस्तिष्क होता है जो हमारे पूरे शरीर पर कंट्रोल रखता है, और शरीर के प्रत्येक अंग और प्रत्येक प्रत्यंग हमारे मस्तिष्क से संचालित होते हैं, और जो भी हार्मोनों का स्रावण होता है वो हमारे मस्तिष्क से होता है, और उसी के अनुरूप हमारे मस्तिष्क के अनुसार ही हमारा शरीर की प्रत्येक क्रिया और गतिविधि काम करती है। हम पहले पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे। हमारा शरीर एक पाचन तंत्र को लेकर निर्मित होता है जिसमें कई सारे अंग और प्रत्यंग होते हैं, जिसमें छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारा तिल्ली, स्प्लीन, प्लीहा और यकृत वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें होती हैं जो कि शरीर के पूरे डाइजेशन सिस्टम को संभालती हैं। हमारा उसके बाद रक्त संचार प्रणाली आती है जो भोजन के पाचक रस बन जाते हैं उनको मैनेज करती है और उन्हें मैनेज करती है। श्वास तंत्र होता है जो हम नाक से श्वास लेते हैं, वो फेफड़ों तक जाता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रभावित करता है, और उसी के थ्रू हमारा ब्लड सर्कुलेशन बनता है। मूत्र वाहक तंत्र होते हैं जिसमें गुर्दा आता है और किडनी वगैरह आती हैं जो उसको मैनेज करती हैं। फिर स्नायु तंत्र आता है, प्रजनन तंत्र है, ज्ञानेंद्रियां हैं। अब हम चर्चा करते हैं पाचन तंत्र पर। जी इससे पहले तो इस पे जाए कि ये कैसे शरीर पर प्रभाव डालती है, नेचुरोपैथी कैसे काम करती है, हमारा शरीर इसके लिए कैसे रिएक्ट करता है, थोड़ा सा ये समझना भी जरूरी है। हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा का शरीर पर प्रभाव। प्राकृतिक चिकित्सा हमारी मुख्यतः शरीर के क्लींजिंग पर काम करती है, शरीर के सफाई पर काम करती है। जब हम प्राकृतिक चिकित्सा की कोई भी उपचार विधि अपनाते हैं तो सबसे पहले कोई भी हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा में कोई भी उपचार हो, वो शरीर के सफाई पर काम करता है। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है शरीर में बीमारी का कारण गंदगी है। अब तक ये माना जाता रहा एलोपैथी में कि शरीर में बीमारी के कारण कीटाणु है, नहीं, कीटाणु वहीं पनपते हैं जहाँ गंदगी होती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा कह रही है कि शरीर में जहाँ गंदगी है वहां पर कीटाणु पनपते हैं। तो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा उस गंदगी को साफ करने का काम करती है। गंदगी कैसे साफ होती है? जब हम
कोई भी प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार लेते हैं, चाहे एनीमा हो, चाहे कुंजल हो, चाहे नेति हो, चाहे उपवास हो, कोई भी हो, तो वो शरीर में सफाई का काम करती है। जब सफाई का काम करती है तो हमारी छोटी इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत और छोटी आंत, उसमें जो भी मल जमा हुआ है, जो भी गंदगी जमा है, वो हमारे कोलोन के थ्रू शरीर से बाहर निकलने लगती है। जब शरीर से बाहर निकलती है तो उसमें जो भी विषैले तत्व हैं या जो भी टॉक्सिन्स हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। जब उस दौरान वो मल के थ्रू बाहर निकलते हैं तो हमारे कई भी और ऑर्गन्स भी काम करते हैं, जैसे थूक है, लार्वा के थ्रू थूक से बाहर निकल जाते हैं। जल लेती है तो कई वहां से सफाई होती है। उस सफाई में हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम, बॉडी का हीलिंग सिस्टम बढ़ने लगता है। बॉडी का जब हीलिंग सिस्टम बढ़ने लगता है, बॉडी के खुद के एंटीबॉडीज हैं वो काम करने लगते हैं। जब बॉडी के एंटीबॉडीज काम करते हैं तो हमारी स्वस्थ होने की दर तेजी से बढ़ जाती है। हम बात कर रहे थे पाचन तंत्र पर। जो हमारा शरीर का पाचन तंत्र है वो कई हिस्सों में बटा होता है। जब हम भोजन खाते हैं तो वो पहले हमें दांत से चबाना पड़ता है, फिर उसमें जब हम जीभ को चढ़ाते हैं तो उसमें सलाइवा या लार आके वो हमारे फूड आहार नलिका से होते हुए फिर वो पाचन तंत्र में पहुंचती है। हमारा भोजन, हमारा दूसरा था प्राकृतिक चिकित्सा शरीर पर कैसे काम करती है। प्राकृतिक चिकित्सा शरीर पर काम करने का सबसे बड़ा ये है कि जब प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार हम ले रहे होते हैं तो शरीर का शुद्धिकरण क्रिया हमारी बढ़ जाती है। जब शुद्धिकरण क्रियाएं बढ़ती हैं तो हमारा शरीर का हीलिंग पावर बढ़ जाती है। हमारा था जब प्राकृतिक चिकित्सा ली जाती है तो शरीर किस प्रकार क्रिया करता है। जब प्राकृतिक चिकित्सा ली जाती है तो हमारा शरीर उसके अनुरूप, कुदरत के अनुरूप काम करता है। कुदरत का ये नियम है कि जब हम प्राकृतिक चिकित्सा या कोई भी थेरेपी ले रहे होते हैं तो खून का प्रवाह हमारे शरीर के प्रत्येक अंग और प्रत्येक प्रत्यंग पर धीरे धीरे पड़ने लगता है। जहां पर ऑक्सीजन और हमारे खून का प्रवाह, जो प्रभावित अंग है, जो परेशान अंग है या जो डैमेज अंग है या जो प्रभावित अंग है, जो किसी भी डिजीज से ग्रसित है, वहां पर ऑक्सीजन का अनुपात तेजी से पहुंचता है और उसके साथ साथ हमारा खून भी वहां पहुंचने लगता है। तो वो अंग धीरे 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 सही होने लगता है। हमारा इसमें मस्तिष्क भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम प्राकृतिक चिकित्सा ले रहे होते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी उसके अनुरूप काम करता है। स्नायु तंत्र है उसमें हमारा जो हमारा सेरिब्रल पार्ट है, जो प्रमस्तिष्क से पार्ट है, वो बॉडी को मैनेज करता है और प्रत्येक अंग और प्रत्यंग को मैसेज देता है स्वस्थ होने के लिए। जब हमारे प्रत्येक शरीर को मैसेज पहुंचता है तो हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। हम आगे बढ़ते हुए शरीर पर विषाक्त तत्वों के प्रभाव को किस प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा कम करती है। शरीर पर विषाक्त तत्वों के प्रभाव को प्राकृतिक चिकित्सा बहुत तेजी से कम करती है। कारण क्या, शरीर प्रतिक्षण ठीक होने के लिए काम करता है। शरीर के एंटीबॉडीज हर क्षण हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते रहते हैं, हर क्षण यही काम करते हैं। जब हम सुपाच्य आहार, योग, प्राकृतिक चिकित्सा की सफाई शुद्धिकरण प्रक्रिया कर रहे होते हैं तो हमारी हीलिंग पावर बहुत तेजी से बढ़ती है। हीलिंग पावर बढ़ने से हमारे एंटीबॉडीज तेजी से डेवलप होते हैं। तेजी से जब डेवलप होते हैं तो हमारे जो भी रोग होते हैं तो उसके प्रति हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं और जो भी बीमारी है उस पे जो भी वायरस है या कीटाणु है उनको धीरे धीरे उनके एंटीबॉडीज डेवलप कर बॉडी उसको नष्ट करती है और बॉडी ठीक होने लगती है। खासकर देखने में आया है सभी बीमारियां अमूमन पेट से संबंधित होती हैं। किसी भी बीमारी की शुरुआत हमारे पेट से शुरू होती है। जब हमें कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है या एसिडिटी है तो हमें बीमारी लग जाती है, बीमारी लगने लगती है। बीमारी लगने का मुख्य कारण हमारा जो हीलिंग पावर है, हमारी हीलिंग स्टेशन है, वो वीक होने लगते हैं, जिससे हमारी बॉडी उन रोग के विषाणु, रोग के बैक्टीरिया को डेवलप नहीं कर पाती है, उस एंटीबॉडीज को डेवलप नहीं कर पाती है और हम धीरे धीरे शनि बीमार होने लगते हैं। जब हम प्राकृतिक चिकित्सा की कोई भी विधि ले रहे होते हैं तो हमारे एंटीबॉडीज बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं और उनसे लड़ने की क्षमता उसमें विकसित होने लगती है। ये शरीर हमारा पूरा एक इंटरकनेक्टेड है आपस में और पूरा शरीर एक दूसरी नलिकाओं से जुड़ा होने के कारण एक दूसरे को मैसेज पहुंचाता रहता है, जिससे क्या कि शरीर बहुत तेजी से काम करने लगता है, बहुत अच्छे से काम करने लगता है। इसमें हम और अच्छे से बात करें
तो हमारा इसमें आहार और व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आहार जितना सुपाच्य और अच्छा आहार लिया जाता है, हमारी प्राकृतिक हमारा शरीर उसको उतना ही पॉजिटिवली लेता है और अच्छे से काम करता है। जब हाथों में हम एक कहावत भी है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो हम सुपाच्य और डाइजेस्टिव आहार लेते हैं तो शरीर पर हमारे लोड कम पड़ता है, हमारी आंतें जो छोटी आंतें होती हैं वो अच्छे से तेजी से काम करती हैं, जो उसमें जूसेस होते हैं, जो उसमें रस होते हैं, उनको लेती हैं और उनको प्रत्येक शरीर के अंग तक पहुंचाती हैं, जिससे अंग स्वस्थ होने लगते हैं। हम भोजन में हल्का सुपाच्य और कम पका हुआ भोजन, ज्यादा पका हुआ भोजन में न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं, ज्यादा तले हुए भोजन में न्यूट्रिशंस नहीं होने के कारण हमारी आंतों को ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा काम करते हैं तो उनकी उम्र कम होती है। और ये प्रकृति का नियम है, जिस अंग को हम जितना ज्यादा काम में लेते हैं उसकी उम्र उतनी कम हो जाती है। तो इसलिए हमारी आंतों पर लोड नहीं पड़े, हमारी यकृत है, हमारी किडनी है या हमारे स्प्लीन, उन पर लोड नहीं पड़े, तो इसलिए हल्का आहार लेते हैं, तब उनकी उम्र बढ़ने लगती है। जब उम्र बढ़ती है तो हमारे बॉडी के हीलिंग स्टेशन बहुत अच्छे दुरुस्त होने लगते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान किस तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा में मददगार है? शरीर क्रिया विज्ञान प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत ही मददगार है। कुदरत का नियम है कि हमारा जो शरीर है कुदरत के प्रत्येक अंग से जुड़ा हुआ है, कुदरत के प्रत्येक सिस्टम से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक वातावरण से, प्रत्येक चीज से जुड़ा हुआ है। जैसा हम रिएक्ट करते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। हम सोचते हैं उसका प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ता है। हम नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारा ब्रेन उसको उस अनुपात में मैसेज को लेता है, उसी मैसेज को हमारे नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र उसी मैसेज को पूरी बॉडी पर कन्वे करते हैं। जैसे मैंने कुछ भी भोजन कर रहा हूँ तो मैंने गलत सोचा तो मैं गलत मैसेज हमारे बॉडी में जाएगा, कन्वे होगा और उसी अनुपात में वो जूसेस सुनाएगा और प्रत्येक अंग शरीर का उसी अनुपात में काम करता है। हमारा जो शरीर का स्केलेटल है, जो कंकाल तंत्र है, जो हमारे पूरी बॉडी का ढांचा होता है, जो कि सभी उस पर एक चर्बी चढ़ी हुई होती है और शरीर को मैनेज करता है। मैं आगे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बता दूं। प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृति की चिकित्सा है। जब हम प्रकृति के साथ, प्रकृति के सामंजस्य में, प्रकृति के अनुरूप शरीर को ढालते रहते हैं और चलाते हैं तो प्रकृति स्वयं ही उसे ठीक करने लगती है और शरीर का प्रत्येक अंग और प्रत्येक प्रत्यंग, शरीर का कोई भी हिस्सा उससे अछूता नहीं रहता है। और मस्तिष्क की इतनी क्षमताएं होती है, हमारा मस्तिष्क बड़ा विशाल है, बड़ा विराट है, उसकी इतनी क्षमताएं होती है कि वो प्रत्येक अंग पर निगरानी रखते हुए उसको ठीक करने लगता है। यहाँ तक कि कैंसर जैसे रोगों में भी प्राकृतिक चिकित्सा बहुत लाभकारी है। उसके परिणाम भी हमने देखने में आया है। जब व्यक्ति बहुत गहरे रोग में होता है, कैंसर डिजीज या ट्यूबरकुलोसिस जैसे रोग है, यदि वो प्राकृतिक चिकित्सा अपनाता है, प्राकृतिक पद्धति को अपनाता है, तो वो रोग शनै शनै ठीक होने लगता है। और यहाँ तक भी देखने में आया कई रोगी कैंसर रोगी होते हुए प्राकृतिक चिकित्सा ले रहे हैं तो वो काफी लंबी उम्र पाए हैं। उन्होंने कैंसर से लड़ते हुए भी जंग जीती है। और मेरा मानना है प्रकृति को समझकर, शरीर को समझकर प्रकृति और रोगों से जंग जीती जा सकती है। और शरीर का विशेष नियम है कि जब हम शरीर के अनुरूप चलाते हैं, प्रकृति के अनुरूप चलाते हैं तो शरीर शनै शनै और धीरे धीरे ठीक होने लगता है। शरीर की खूबी है और आदिकाल से मानव प्राकृतिक चिकित्सा अपनाता आ रहा है। शरीर विज्ञान के साथ, कुदरत के साथ ये चिकित्सा चली आ रही है। मैं इतना ही कहूँगा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो यही चीज है कि इसको जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी नेचुरोपैथी के इस परिपेक्ष में है कि ये किस तरीके से इससे जुड़ी रहती है, कि कैसे जो प्राकृतिक चिकित्सा हम जब लेते हैं तो शरीर पे किस तरीके का प्रभाव पड़ता है, कैसे, तो इसको आसान भाषा में कैसे समझेंगे? जब हम प्राकृतिक चिकित्सा लेते हैं तो हमने शरीर पर मड थेरेपी ली, अगर मान लो मड थेरेपी ली या हिब्बात लिया, तो हिब्बात कैसे काम कर रहा है, कैसे वो डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, इसको कैसे? जब हम मड थेरेपी लेते हैं तो हमारी मिट्टी में एक्टिनोमाइसीट्स जीवाणु पाए जाते हैं
जो पानी डालने पर एक्टिवेट हो जाते हैं। और उन जीवाणुओं की खासियत होती है कि वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्बेशन वाले होते हैं। जब हम 1 इंच की मोटी पट्टी पेट पर लगाते हैं या किसी प्रभावित अंग पर लगाते हैं तो वो जीवाणु बहुत तेज गति से, एक्टिव माइनिंग से जीवाणु बहुत तेजी से गति करते हैं और वो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। जिस अंग पर हमने पट्टी लगाई है वहां पर दूषित जो भी पदार्थ है उसको वो एब्जॉर्ब करने लगते हैं, उसके अंदर जो भी गर्मी है उसको वो धीरे धीरे खींचने लगते हैं। इसीलिए हम 30 मिनट की मिट्टी पट्टी देते हैं ताकि 30 मिनट तक वो वायरस तेजी से गति करे। वो वायरस वायरस में वो बैक्टीरिया शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। और मिट्टी जो धूमत मिट्टी होती है उसमें वो मिट्टी में सौंधी सौंधी खुशबू आती है, वो उसी बैक्टीरिया के पनपने के कारण आती है। जब वो शरीर पर टच होता है तो शरीर के जो हार्मफुल वायरस है उनको आक्रमण करके उनको नष्ट करती है और जो अच्छे बैक्टीरिया उनको मैनेज करती है, शरीर की गर्मी को खींचती है, शरीर में विषैले टॉक्सिन्स है उनको खींचने लगती है और वहाँ हल्के हल्के रोग ठीक होने लगते हैं। जैसे हमने पेट पर मिट्टी की पट्टी दी तो जो पेट का एरिया है उसने हमारे पेट के हिस्से को कवर किया जिसमें छोटी इंटेस्टाइन का पार्ट है, बड़ी इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो वहाँ जो गर्मी की वजह से हमारा मल संचित हो गया था, तो जब मिट्टी की पट्टी लगाई जाती है तो मल को ठंडक मिलती है और मल वहां सूखने लगता है और सूख कर जो नलियों पर मल चिपका हुआ है वो धीरे से झड़ जाता है नीचे। लंबे समय तक मिट्टी पट्टी ली जाती है, पेट की मिट्टी पट्टी खासकर। तो कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, अल्सरेशन, खासकर अल्सर जैसे रोगी, कोलाइटिस, पेट का फूलना, इन रोगों में बहुत तेजी से लाभ मिलने लगता है। इसका सीधा सीधा शारीरिक कारण पेट की गर्मी शांत होने लगती है और टॉक्सिन्स जो है वो खींचने लगती है। मड बात का लाभ है। हिप्पो बात का आपने लाभ पूछा। जब हम हिप्पो बात लेते हैं तो हमारी खून की सप्लाई हिप की तरफ चली जाती है। जब हम हिप बात लेते हैं तो उसका शेप इस प्रकार का होता है, तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है हिप बात हिप की तरफ हो जाता है, सारा खून वहां प्रभावित होने लगता है। चूंकि हम पानी में बैठे हुए हाइड्रोथेरेपी है तो पानी हमारा एक बहुत बड़ा एब्जॉर्बेशन का भी काम करता है। पानी हमारे अंदर के हाइड्रोथेरेपी है, पानी अंदर के हमारे बैलेंस को, टेम्परेचर को, अंदर के ऑर्गन्स के टेम्परेचर को बहुत तेजी से मेंटेन करता है। जब हम हिप बात ले रहे होते हैं तो हमारा हिप के पास के जो भी ऑर्गन्स हैं, खासकर एब्डोमेन है, कोलोन है, एनस है, तो उसको बहुत तेजी से टेम्परेचर मेंटेन होता है, वहाँ ब्लड तेजी से पहुंचता है, ब्लड तेजी से पहुंचने पर ऑक्सीजन भी पहुंचता है और वो अंग धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। हिप बात हमारे कब्ज, कॉन्स्टिपेशन और हमारे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इसमें बहुत तेजी से लाभकारी है। इसको अलग अलग तरीके से रोगी के हिसाब से दिया जा सकता है, गर्म और ठंडा उसकी समय सीमा तो डॉक्टर्स तय कर लेते हैं। हिप बात बहुत तेजी से लाभ करते हैं। हम प्राकृतिक चिकित्सा के अन्य रोगों की, अन्य थेरेपियों की बात करें, एनीमा है। एनीमा हमारे पेट की सफाई के लिए, हमारी कॉलोन, हमारा जो स्टोर रूम है पेट का, जो कॉलोन कहलाता है, वहाँ सारा माल आके इकट्ठा रहता है। कभी कभी कॉलोन हमारा बहुत फ्लेक्सिबल होता है तो वहाँ की दीवारों पर मल चिपक जाता है। जब हम एनीमा देते हैं तो वहाँ की दीवारों पर चिपका हुआ मल हम अमूमन त्रिफला, नींबू, शहद, ये जो भी एनीमा दिया जाता है वहां जाके वो पानी जाता है और दीवारों पर चिपके हुए मल या चिपका हुआ वायरस छूटता है और वो पानी के साथ बाहर निकल आता है। कॉलोन की पूरी सफाई के लिए एनीमा सबसे बेस्ट तरीका है जिसका कोई इतना साइड इफेक्ट नहीं है। हम अगली चिकित्सा की बात करें, मसाज चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा का मुख्य है। मसाज चिकित्सा हमारे शरीर पर बहुत तेजी से प्रभाव डालती है। मालिश करने से हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को तेजी से खून मिलता है। विशेष अंग को जिस हिस्से की मालिश कर रहे हैं उसको तेजी से खून मिलता है। खून मिलने के साथ साथ प्रेशर भी मिलता है जिससे हम एक्यूप्रेशर बोलते हैं। जब हम किसी हिस्से की मालिश कर रहे होते हैं तो ब्लड के साथ साथ उसको एक्यूप्रेशर भी मिलता है। एक्यूप्रेशर मिलने से वो पॉइंट प्रेस होता है, वहां वो कोई वैक्यूम है या कोई एयर दबी हुई है वो भी प्रेशराइज होती है और हमारे उस सिस्टम को, ब्रेन के सिस्टम को वहां तक मोटिवेट करके और उस अंगों को ठीक करने लगती है। मसाज हमारे रोम को, पोर्स को ऑयल देता है, हमारे पोर्स की क्षमताओं को बढ़ाता है। जब हमारे पोर्स को ऑयल मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, तो हमारा शरीर का प्रत्येक हिस्सा, नाक के साथ साथ, नाक 60% ऑक्सीजन लेती है तो हमारे शरीर का 40% हिस्सा भी ऑक्सीजन का काम करता है, जिसमें स्किन का बहुत बड़ा योगदान है। स्किन में जो बाल हैं, जब हम मालिश करते हैं
तो उन बालों के थ्रू हमारे ऑक्सीजन मिलती है, उनकी मसल्स की रफेज होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और एक्यूप्रेशर भी होता है। मालिश का बहुत बड़ा फायदा है। हमारी भाप स्नान आता है, हम कई रोगों में स्किन डिजीज में भाप स्नान देते हैं। मोटापा है उसमें भी भाप स्नान दिया जाता है, रूमेटिक अर्थराइटिस है, गाउट है, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, उनको भाप स्नान दिया जाता है। भाप को तेजी से बढ़ाता है और फ्लेक्सिबिलिटी, हड्डियों की फ्लेक्सिबिलिटी, कैल्सिफिकेशन को रोकता है। हड्डियों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, कैल्सिफिकेशन को रोकता है। और स्नान हमारी स्किन को तेजी से फैलाता है, और जैसे हम ठंडा स्नान तुरंत लेते हैं उसको ठंडा करता है, नहीं तेजी से फैलते हैं, सुखड़ते, उससे क्या हमारा स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और ब्लड का तेजी से धक्का पहुंचता है और तेजी से आता है, तो जो भी कोई क्लॉट्स होते हैं भाप स्नान में वो निकलते हैं। भाप स्नान हमें हमारे ब्लड के जो हार्ट बीट है उसको मैनेज करता है और स्किन की त्वचा को बढ़ाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में प्रत्येक उपचार साइंस से जुड़ा हुआ है और शरीर से जुड़ा हुआ है। तो एक अन्य उपचार में मैं स्पाइन बाथ, रीढ़ स्नान की भी बात करता हूँ। रीढ़ स्नान जब लिया जाता है तो पूरी रीढ़ को तेजी से बाथ मिलता है, पानी मिलता है। वो पानी एब्जॉर्बेशन का काम कर रीढ़ की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। रीढ़ से संबंधित सभी रोगों में वो तेजी से लाभ देता है, खासकर अनिद्रा, नींद नहीं आना, डिप्रेशन, थोरोसिक पार्ट में दर्द होना, ये हमारे रीढ़ स्नान के बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। और आजकल हाइड्रोथेरेपी तेजी से विकास कर रही है और नए नए तरीके से विकास कर रही है, और शरीर का प्रत्येक पार्ट, जब प्राकृतिक चिकित्सा ली जाती है तो प्रत्येक पार्ट उस अनुपात में बहुत तेजी से काम करके हमें लाभ पहुंचाता है। और किसी भी डिजीज को हम ले प्राकृतिक चिकित्सा में, लपेट है हमारे पास, लपेट को हम देते हैं, तो लपेट उस प्रभावित अंग को जहां सिकाई करके लपेट दी जाती है तो वहां टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और उस अंग के वैल्यूलेशन को बढ़ाता है। टेम्परेचर मेंटेन रखने से हमारे अंग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। हम कुंजल की बात करें, कुंजल प्राकृतिक चिकित्सा का गज करणी क्रिया है, जो हमारे पेट को, आंतों को, फूड नलिका को पूरी तरह साफ करती है और एसिडिटी से हमें बचाती है। जब हम पानी पीते हैं अच्छी मात्रा में तागासन में और उसे 2 उंगली डालकर मुंह से निकाला जाता है, तो हमारे अंदर जो एसिड का बैलेंस है उसको मैनेज करता है और जो एक्स्ट्रा एसिड होता है उसको बाहर निकाल के ठीक करता है। हमें अल्सरेशन, हाइपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन से कुंजल बचाता है। हमारा अगली क्रिया आती है जल नीति। जल नीति साइनोसाइटिस, साइनस, छींक, बार बार छींके आना, जुकाम हो जाना, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एलर्जिक, इनमें जल नीति बहुत फायदा करती है। जब जल नीति करते हैं तो हमारे पूरे नाक को, सिस्टम को क्लीन करती हुई, कोई म्यूकस जमा हुआ है, सलाइवा जमा हुआ, पूरे निकालती हुई गर्म पानी वो बाहर निकाल देती है। वही म्यूकस, वही सलाइवा हमें आगे चल के परेशान करता है और धीरे धीरे उस पर गंदगी जमती रहती है, धूल के कण जमते रहते हैं, वो बाद में बहुत साइनस के रूप में जमकर साइनोसाइटिस पैदा करते हैं और हमें आंखों की कमजोरी होना, सिर के बाल झड़ना, सिर दर्द होना, माइग्रेन होना, ये आम बीमारी है जो कि हमारे नाक से जुड़ी हुई है। हमारे लंग्स को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जब हम जल नीति करते हैं तो हमारी नाक अच्छी खुलती है और अच्छी मात्रा में हमें ऑक्सीजन जाता है। जब अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन जाता है तो हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, लंग्स का अनुपात बढ़ता है और लंग्स में जो छेद हैं उन पर जमा म्यूकस हमारे जल नीति करने से हट जाता है। और प्राकृतिक चिकित्सा में किसी भी डिजीज से संबंधित आप क्वेश्चन कर सकते हैं या किसी भी उपचार से संबंधित मेरे से पूछ सकते हैं। जी विनीत जी, बहुत अच्छी चीज आपने बताई और आपके साथ जो एक प्रैक्टिकल अनुभव है आपको, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ आपने बहुत लोगों पे वो किया है प्रयोग, उसके लिए वाकई में आपको साधुवाद है। आपने बहुत कम उम्र में एक अच्छा नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज लिया है। अब इसमें जो भी आपने जल नीति बताया, कुंजल बताया, इसमें एक ही ध्यान रखना है, उसका प्रॉपर नॉलेज लेके करना है। जल नीति बहुत डॉक्टर के निर्देशन में ही करना है। हाँ, कि आपने जल नीति करना कैसे, उसकी बात की क्रिया कैसे करना, मिट्टी की पट्टी रखना, तो विद इन 45 मिनट नहीं, सभी प्राकृतिक उपचार डॉक्टर के निर्देशन में ही लिए जाएं और अच्छे प्राकृतिक उपचारक के द्वारा ही दिए जाने चाहिए। आम आदमी उनको पहली बार अप्लाई अपने द्वारा ना करे। हाँ, और यदि आम आदमी को यदि लेना है तो टेलीफोनिक बात कर ले, मोबाइल पे बात कर ले, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है अभी, तो हम उनसे
राय लेके हमको प्रैक्टिकल नहीं करना है खुद पे, क्योंकि हमारा जो शरीर बना है ना, मानव शरीर, ये प्रयोग की लेबोरेटरी नहीं है। पर हमको जैसे मिट्टी की पट्टी या गर्म ठंडा से के, है ना, कटी स्नान का जैसे आपने बताया, एक विशेष प्रकार का टब होता है, तो विशेष प्रकार का टब हम अपने बाथरूम में एक पाइप लगा के, यदि हम जो कटी क्षेत्र है वहां पे चादर लपेट के, गीली चादर लपेट के कटी स्नान का फायदा ले सकते हैं। और जैसा अविनाश ने बताया, मैं वाकई में इनसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि हम लोगों ने जो आज 50-55 साल की होके जो हमने आज इतना प्रैक्टिस किया है, वो प्रैक्टिस आप में दिख रही है। एक चीज मुझे बताया, एक सामान्य आदमी की दिनचर्या, क्योंकि आज का जो अपना विषय है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, तो यदि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, निष्कासन वाली, तो दोनों में कैसा सामंजस्य होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा, एक तो निष्कासन और पाचन, उसके बारे में थोड़ा सा फोकस करें। हाँ, हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं, बॉडी उसका 70% पार्ट को बाहर निकाल देती है। हमने कुछ भी खाया उसके 70% ठोस पार्ट को बाहर निकाल देती है, लिक्विड पार्ट के 70% हिस्से को यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। 30% पार्ट को पार्टी सेल्स के रूप में अपने पास मैनेज रखती है। कभी कभी हम जांचने में फेल हो जाते हैं, हमें जांचना चाहिए हम जितना खा रहे हैं उसका 50 से 60% बाहर जाना ही चाहिए। यदि 50 से 60% बाहर नहीं जा रहा है तो वो बॉडी में स्टोर हो रहा है, वही स्टोर हमारे वायरस का कारण बनता है, बीमारी का कारण बनता है। धीरे धीरे हमारे वो परत दर परत जमता रहता है, और परत दर परत जब जमता है हमारी आंतों में, तो वो उसमें कई प्रकार के विषाणु पैदा हो जाते हैं, जो हमें कई वर्षों बाद या कई महीनों बाद कई रोगों की जुबान में आते हैं और रोगों की श्रेणी में आते हैं। तो हमें नियमित रूप से एक आम आदमी को भोजन के लिए सुबह ब्रेकफास्ट में फ्रूट जूस लेने चाहिए, जो बहुत लाभकारी है। फ्रूट जूस में सीजनेबल लेने चाहिए, मौसमी जो फ्रूट जूस है वो लेने चाहिए। इसमें सबसे बेहतर नींबू पानी हो सकता है, अदरक पानी हो सकता है, जो हमारी आंतों के लिए शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। और हमें भोजन उस ब्रेकफास्ट के करीब 4 या 5 घंटों के भीतर कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जब सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमारी आंतों का मूवमेंट शुरू हो चुका होता है। जब आंतों का मूवमेंट शुरू हो चुका है तो उसे ज्यादा लंबा गैप देना ठीक नहीं है। तो हम 4 से 5 घंटे के अंदर भोजन लेना चाहिए। जैसे हमने 8 बजे हमने नींबू पानी और पपीता या सेब या कुछ हल्का दूध लिया है, तो हम 12 बजे के आसपास भोजन कर लें। भोजन में हम कोशिश करें ऐसा खाना लें जो सुपाच्य हो, दाल चावल रोटी हम ले सकते हैं, गरिष्ठ भोजन हम ना लें। यदि हम गरिष्ठ भोजन किसी दिन खा रहे हैं तो उस दिन हम कोशिश करें कि उस दिन हमारी वर्जिश ज्यादा हो। फिर हम उसके करीब 3 घंटे बाद सीजनेबल फ्रूट का एक और चैप्टर लें, जिसे हम रिफ्रेशमेंट बोल सकते हैं, स्वल्पाहार बोल सकते हैं, जो करीब 3 या 4 बजे हो सकता है। जो सीजनेबल फ्रूट कम से कम हम अपनी मात्रा को उम्र के हिसाब से नाप सकते हैं। जितना हमारा उम्र है उसका हम 1% की तुलना कर सकते हैं, तो उतना हम ले लें। जैसे हमारा उम्र 50 केजी है तो हम 500 ग्राम फ्रूट को ले सकते हैं। उसके 3 घंटे बाद हम डिनर ले सकते हैं। यदि हम बहुत ज्यादा उम्र के हैं, हम 50 से ऊपर के हैं, तो हम डिनर को स्किप करके बहुत लाइट प्रोटीन का, जैसे खिचड़ी चावल वो ले सकते हैं। यदि 50 से कम उम्र है हमारी तो हम डिनर ठीक ले लें, बहुत ज्यादा ठीक नहीं, ठीक ले लें। और हम सोने से 3 घंटे या 4 घंटे पहले ऐसा नियम बना लें। और हम पानी अधिक से अधिक पिए, तो ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखता है। फिर भी हमको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो हम पानी की मात्रा बढ़ा दें। पानी हमारे बॉडी में बहुत तेजी से बॉडी को ठीक रखने के लिए बहुत तेजी से काम करता है। जो भी खुश्की होती है उसको दूर करता है, जो जमा माल है उसको निकालने का काम करता है। कभी यदि पेट खराब हो तो हम फलाहार पर आ जाएं, और ज्यादा पेट खराब हो तो रसाहार पर आ जाएं। और लगता है कि बॉडी और ज्यादा परेशान कर रही है तो नींबू पानी पर आ जाए। लगता है कि अभी बॉडी और वो मांग रही है तो हम सिर्फ पानी पर आ सकते हैं, पर वो डॉक्टर के निर्देशन में करें, किसी योग्य चिकित्सक के निर्देशन में करें। फलाहार, सप्ताह में 1 बार फलाहार करना हमारे शरीर को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। माह में 1 बार
नींबू पानी का आहार करना या रसाहार करना हमारे शरीर को लाभ पहुंचाता है। कारण ये है, जब हम एक दिन शरीर को आराम देते हैं तो हमारी शरीर की आंतों को रिलैक्स मिलता है, उनकी कैपेसिटी बढ़ती है, उनकी क्षमताएं बढ़ती हैं और वो तेजी से काम करने लगती हैं। और हम बार बार कोशिश करें, हम टुकड़ों में ना खाएं, हम छोटा छोटा ना खाएं, हम ब्रेकफास्ट ले लें, डिनर लंच ले लें, डिनर ले लें। बार बार मुंह को चलाना ठीक नहीं है। जैसा कई एलोपैथ चिकित्सक कहते हैं कि हमें बार बार मुंह को चलाना चाहिए, वो ठीक नहीं है। हम बार बार पानी या जूसेस का प्रयोग कर सकते हैं, तो इससे हमारा निष्कासन भी ठीक रहेगा, आउटपुट भी ठीक रहेगा, इनपुट भी ठीक रहेगा। ये हमारा आंसर है। जो आपने जो बताया कि देश परिस्थिति काल, आप पुरुष है महिलाएं, आपका काम करने का क्या है, उसके हिसाब से आपका आहार बदलना चाहिए। अगर आप यदि 40-50 से कम के हैं तो आप प्रोटीन डाइट ज्यादा ले सकते हैं, बाकी 40 साल बाद शाम में प्रोटीन डाइट नहीं लेना है। बिल्कुल ये सब बिल्कुल चीजें, छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको आपने बताया। और बिल्कुल आपने ये बताया कि भोजन जितना चबा के करेंगे, क्योंकि जो रसाहार जो होता है ना, हमेशा रसाहार संभव नहीं है। तो भोजन को यदि चबा चबा के खाएंगे, भोजन को पिएंगे हाँ और बिल्कुल पानी को बिल्कुल चबाएंगे, तो भी रसाहार का ही काम करेगा। बहुत अच्छी चीज आपने बताई। और हमेशा बिल्कुल एक चीज जो नोट करने लायक है, यदि आउटपुट बराबर होगा तो इनपुट अच्छा होगा, इनपुट बिल्कुल अच्छा होगा तो आउटपुट अच्छा होगा। तो अच्छा होगा। हमें निष्कासन पर विशेष ध्यान देना है कि हमारा जितनी बार खाएं उतनी बार जाए, ये नियम बनाना है। हम क्या करते बिल्कुल हैं, खाते खाते 3 बार है पर फ्रेश होने जाते हैं 2 बार। तो हमको है ना, ये कोशिश करना है कि सुबह फ्रेश होने जाए, शाम को फ्रेश होने जाए। और आपने जो बताया कि 60% बाहर निकलता है, ये उन लोगों का निकलता है 60% जो आवश्यकता के अनुसार ज्यादा खाते हैं। कम खा के बिल्कुल भी जिया बिल्कुल जा सकता है। बिल्कुल इतिहास बिल्कुल बिल्कुल गवाह ऐसा हो है, सकता है। इतिहास गवाह है, आप अविरीन जी जैसे अनुभव लोग गवाह हैं, कोई भी कम खा के नहीं मरा है। नहीं मरा ज्यादा सर, खा के बिल्कुल मरने वालों की जो संख्या है, बीमारों की संख्या, सबसे ज्यादा संख्या वो है जो अति खा खा के मरे, है ना। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे लगाम रखना है, और जितना हम एक बार में खाते हैं उसको 2 बार में खाएं। सब्जी बिल्कुल सलाद खाएं बिल्कुल दिन में, और शाम में 3-4 बजे बाद कोशिश करें कि फल नहीं ले, क्योंकि वो फल को पचने में, है ना, क्योंकि समय आपने जो लगता है, बिल्कुल ठीक। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जो बताया, वो शाम वाला भोजन सुपाच्य करे, और वहां पका आहार खा सकते हैं। उनको आप पकवान नहीं खाना है। बिल्कुल बिल्कुल दूध दूध किसी को सूट करता है, किसी को सूट हाँ, नहीं शूट करता है। करता है तो ले, नहीं करता है तो ना ले। हाँ, तो हमको हमारी शरीर की भाषा समझना है। हमारा शरीर खुद अपने आप में एक डॉक्टर है। जैसे आप बिल्कुल वीरेंद्र जी के पास गए तो वीरेंद्र जी सबसे पहले आपकी नब्ज देखेंगे, फिर बोलेंगे आपको ये लेना, ये नहीं लेना। तो ऐसे ही हमारे शरीर की भाषा को पढ़ना है। मेरा वायु का है, पित्त का है, कफ का है। फिर मुझे फ्रेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं फ्रेश हो रहा है तो क्या कारण है। अभी एक मरीज आया, उसको पाइल्स थे, उसको पाइल्स था, और ये कोरोना काल चल रहा था। सिर्फ बिल्कुल उसने बिल्कुल भोजन चबा चबा के लिया, उसका पल्स ठीक हो गया, सिर्फ भोजन चबाने से। तो हमको क्या करना है, जैसे वीरेंद्र जी जैसे एक्सपर्ट, या अमयंक जी की जो पूरी टीम है, या कि हमेशा ये बता रही है भोजन चबा चबा के करो, पानी धीरे धीरे बिल्कुल। पियो। हम लोग क्या कहते हैं, पानी खूब पियो, पानी, अरे खूब हाँ, नहीं, धीमे धीमे पिए। जितना जरूरी है उतनी मात्रा, धीरे धीरे पिए। फ्रिज का पानी नहीं पिए, पानी को मुंह में रोक के पिए। ये छोटी छोटी चीजें हमको करना पड़ेगी। और सबसे ज्यादा जो नेचुरोपैथी है, 4 आधार है। महंगी अक्सर बताते हैं महंगी कि सही सोच, प्रॉपर एक्सरसाइज, नींद और डाइट। तो हमको ये 4 जो मजबूत खंभे, इस पे काम करना बिल्कुल पड़ेगा। सर। और ये कोशिश करना है, वीरेंद्र जी जैसे, डॉक्टर सुभाष संघवी जी जैसे, अनिता जी जैसे, साधना जी जैसे, जितने भी होलिस्टिक हीलर हैं, हम स्वस्थ होते हुए उनसे मिल ले। लोग क्या करते हैं, बीमारी का बिल्कुल इंतजार करते हैं, बीमारी होने के बाद नेचुरोपैथी सेंटर पे जाते हैं, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आप बिल्कुल सर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमको ये कोशिश करना है कि हम पहले ही उनके पास चले जाए, डॉक्टर के पास नहीं, डॉक्टर मित्र के पास। हम डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होने के बाद, पर ये जो है हमारे होलिस्टिक मित्र हैं। और डॉक्टर मेंग जी ने जो पूरे हिंदुस्तान में एक अलग जगह है,
होलिस्टिक हेल्थ का। तो ये एक ही मिशन है कि लोगों के मन से डर खत्म हो डॉक्टर के पास जाने का। अब लोग हमारे पास आएंगे, साहब मेरे डाइट प्लान दे दो, साहब मेरे ये, तो हमको ऐसा काम करना है। और वीरेंद्र जी जैसे साधक हमारे साथ मौजूद हैं और समय समय पे आप लोग साथ रहेंगे, है ना। तो जो, और इसके कोर्सेज भी होते हैं आपके पास आसपास जहाँ भी होते हैं, इसका आप कोर्सेज करो। अब आदमी बोला कोर्सेज में क्या क्या सिखाएंगे, सीखना नहीं प्रैक्टिस करना है, क्योंकि डिग्री लेने से या सर्टिफिकेट लेने से कोई डॉक्टर नहीं बनता। आज वीरेंद्र जी के मुंह से एक एक शब्द, एक एक किताब बोल रही है, क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल अनुभव लिया है। इसलिए हमको कहीं से भी एक सर्टिफिकेट ले ले, एक डिप्लोमा ले ले और नेचुरोपैथी में, होलिस्टिक हीलिंग में अपनी फ्यूचर बनाए। जी डॉक्टर महेंद्र जी। बिल्कुल, नेचुरोपैथी में डिग्री डिप्लोमा वो तो सब आप कहीं से क्यों ले लें, आपके पास से क्यों ना ले लें। आप तो सर इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, करा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, इतने हजारों स्टूडेंट आपने तैयार किए हैं नेचुरोपैथी में। तो ये एक अच्छा मौका भी है लोगों के पास नेचुरोपैथी से जुड़ने का, सीखने का। जो कोर्सेज हैं जो आपके द्वारा चल रहे हैं या किसी भी अच्छे रिनाउंड इंस्टीट्यूट से, अच्छे इंस्टीट्यूट से सीखें जहाँ फैकल्टी अच्छी हो, आप जाके देखें एक बार। तो ये तो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, ये आपको वहाँ जाते ही पता चल जाएगा कि कौन किस तरीके से बता रहा है, सिखा रहा है। बाकी ये जो सेशंस है हमारे, इसमें तो हमने बहुत अच्छी नॉलेज दी है। जल्दी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें ला रहे हैं जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज, डिप्लोमा, डिग्री से जुड़ी हुई हैं, तो उनसे भी जुड़े या कहीं से भी आपके आसपास हो। एटलीस्ट अगर आप सीखना चाहते हैं तो अच्छे प्रैक्टिशनर से सीख लें। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा भी जरूरी नहीं है कि खुद के लिए आपको डिग्री डिप्लोमा बहुत ज़्यादा चाहिए। बस आपको आपके हिसाब से सीखना है तो आपके नियर बाई जो भी हो, अगर नियर बाई ढूंढना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से आप जोड़ के अच्छे से सीखिए, अच्छे से समझिए और अपने आप को स्वस्थ रखने का काम करिए। जो सबसे बड़ी चीज़ है जिस पे हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है बिना दवाइयों के। और कोरोना के टाइम में तो लोगों ने वाकई में ये किया और लोगों ने सीखा कि कैसे हम जो दवाइयाँ खाते थे उस वक्त में नहीं मिल रही थी प्रॉपर डॉक्टर्स के पास नहीं जा पा रहे थे, तो डॉक्टर्स ने भी गाइड किया कि भाई अब एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है आपके पास या आपके पास ये चीज़ें नहीं अवेलेबल है, तो घर में आप क्या चीज़ें करके स्वस्थ रख सकते हैं अपने आप को। तो ये बहुत ज़रूरी है और जल्दी हमारे और अच्छे सेशन आने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए। और रोगी रोग उपचारक इसमें एक ही मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, नेचुरोपैथी और योग चिकित्सा ये 100% रिजल्ट देती है और ये पैसा नहीं मांगती। तो हमको मोटी मोटी फीस देके बड़े बड़े कोर्सेज करने की बजाय छोटे छोटे कोर्सेज करो और फील्ड में आ जाओ। लोग क्या करते हैं आजकल, सर्टिफिकेट ढूंढ रहे हैं कि 25-50 हजार में सर्टिफिकेट मिल जाए और उसको चिपका के प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, आप प्रैक्टिस करो। कुछ छोटा कोई भी सर्टिफिकेट जो होता है या डिप्लोमा होता है, अच्छी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, रिकॉग्नाइज संस्था से वो ले लो और प्रैक्टिस चालू करो। और जैसे ही प्रैक्टिस चालू करोगे आपके पास अनुभव आएंगे और अनुभव होके आपको सबसे पहले खुद को स्वस्थ करना है, लोगों को स्वस्थ करना है। आज जैसे अपने वीरेंद्र जी से बात किया तो उनका प्रैक्टिकल नॉलेज बोल रहा था, ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज यदि होगा और साथ में कुछ हमारा वो होता है वो करना चाहिए। और डू और डोंट्स, तो हमेशा सबको ही पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पता होना चाहिए। जैसे मिट्टी की पट्टी, मिट्टी बहुत अच्छी है, तो मिट्टी कौन सी मिट्टी लेना, फिर मिट्टी की पट्टी कितनी देर रखना, फिर उस लगी हुई मिट्टी को क्या हम रीयूज कर सकते हैं। हम हिंदुस्तान में तो रीयूज की जरूरत ही नहीं है, पर कई बार मिट्टी नहीं मिलती है, उसको कितने दिन की धूप देके अपन ले सकते हैं। सूर्य किरण चिकित्सा क्या है ना। और हमेशा ध्यान रखना, हर व्यक्ति पूर्ण पुरुष नहीं बन सकता, पर हाँ एक पैथी में मास्टरी कर सकता है। तो आप चाहे एक्यूप्रेशर में आ जाओ, कलर चिकित्सा में आ जाओ, नेचुरोपैथी मतलब इस सारों का समूह है। और इनका जो वो है परदादा, वो है हमारा आयुर्वेद। तो हमको आयुर्वेद को समझना है, अपने आप को समझना है। तो जो आपको लग रहा है कि मैं इसमें कर सकता हूँ, है ना, जैसे ज्योतिष विद्या है, हस्तरेखा है, न्यूमरोलॉजी है, किसी भी एक फील्ड में मास्टरी करो और दूसरी चीज का नॉलेज लेते रहो। क्योंकि हमें सुपरमार्केट अप्रोच रखना पड़ेगी। सुपरमार्केट के अप्रोच रखोगे तो लोग आप तक पहुंचेंगे। आप बोलोगे मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजर हूँ
कोई नहीं आएगा। आप बोलोगे सिर्फ मैं नेचुरोपैथिस्ट हूँ, कोई नहीं। आपको एक्यूप्रेशर भी आना चाहिए, कलर चिकित्सा भी आना चाहिए, ज्योतिष का भी नॉलेज होना चाहिए, जल चिकित्सा का भी। हाँ, इसके अलावा है ना, आपको तो मल्टीपल आपको नॉलेज है तो लोग आप तक पहुंचेंगे, है ना। सिंगल नॉलेज नहीं होना। और डॉक्टर मयंक पूरे हिंदुस्तान में लोगों के संपर्क में है। आप जहाँ भी रहते हैं, और अभी तो मयंक जी की 5-6 कंट्री में भी है ना लोगों की टीम बनी है। तो आप जहाँ हैं वहाँ आपको मयंक जी को फोन ला के संपर्क करें कि हमारे आसपास कौन चिकित्सक है ना। पर यहाँ वो नहीं, आजकल चिकित्सा में क्या होता है, रेफरल बोनस मिलता है, रेफरल बोनस, वो यहाँ नहीं है। रेफरल बोनस एक ही है, आप स्वस्थ होंगे, लोगों को स्वस्थ करने की प्रेरणा दें। आप ही ये कार्यक्रम देख रहे हैं, 5 लोगों को भेजें, ये रेफरल बोनस है हमारा, क्योंकि हम मालिक खूब देता है अगर आपकी नीयत साफ है। ये मार्केटिंग है, कौन सी वाली, अच्छी वाली मार्केटिंग। यहाँ हम स्वास्थ्य देते हैं, हम लोगों की दुआएं। तो आए हम, आप और हम सब मिलके डॉक्टर मयंक पुरवाल जी और पूरी टीम जो मेहनत कर रही है उसको सार्थक बनाने के लिए शुरुआत करें। और भरतपुर जैसी जगह में आपका सेंटर है, और अगर भरतपुर मुझे सुन रहा है तो मैं भरतपुर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका फायदा उठाए। मैं बोलता हूँ हमेशा नेचुरोपैथिस का मिसयूज करो, लोग यूज करते हैं। मैं तो बोलता हूँ जब तकलीफ उनको फोन करो कि मैं आपसे कब बात कर सकता हूँ, आप मुझे डाइट चार्ट, और फिर उसको फॉलो करो, और जो फायदा करे उसको कंटिन्यू करो, फायदा नहीं हो रोक दो या दोबारा बात करो। हमें अपनाना पड़ेगा। लाइफ बहुत आसान है, बिल्कुल उस तरह से जैसा एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हवाई जहाज से कूदना है बिना पैराशूट के, 1 लाख रुपए नगद इनाम मिलेंगे, कितने लोग कूद जाएंगे? चलिए 2 लाख, 3 लाख, 1 करोड़, क्यों नहीं कूदेंगे? कोई नहीं कूदेंगे। क्यों नहीं कूदेंगे? मरने का डर, लगने का डर। अरे भैया पूछ तो लिया होता, हवाई जहाज खड़ा है क्यों उड़ रहा है? तो नेचुरोपैथी इतनी सरल है, हवाई जहाज खड़ा है, नीचे गद्दे बिछे हुए, अब कूदना है, कितनी बार कूद जाओगे? 10 बार कूद जाएंगे। पर हम क्या सोचते हैं, बीमार हुए तो फिर वो बड़ा काम करना पड़ेगा, एक टब खरीदना पड़ेगा स्पाइन का, ये वो नहीं। नेचुरोपैथी मतलब चादर है, पानी है, मिट्टी है, आप अपने चिकित्सक बन, है ना। और बहुत अच्छे अच्छे सेशन आने वाले हैं, और जैसे जैसे हम 18 नवंबर की ओर जा रहे हैं, इस सेशन में रंग बढ़ता जा रहा है। और आप सभी लोग बने रहें इस 18 नवंबर तक की यात्रा में। ये यात्रा कंटिन्यू है, पर ये जो 1-1.25 महीने का है, जो अक्टूबर से चालू हुआ है, 2 अक्टूबर के पहले से चालू होगी सीरीज, का फायदा उठाएं और जन जन तक पहुंचे। जी जी भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और 18 नंबर तक हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं, और अभी जल्दी जैसे कि हमने घर घर नेचुरोपैथी पहुंचाने का वादा किया था, हम पहुंचा चुके हैं, लेकिन अभी इसको और आसान करेंगे हम, और आसान तरीके से। जैसा भी आपने कहा कि जरूरी नहीं है कि स्पाइन टब हो आपके पास या हिप बाथ का स्पेशल टब ही हो, अब नॉर्मल कपड़े धोने के टब से भी हिप बाथ कैसे ले सकते हैं ये भी समझाएंगे। कि हमारा मकसद ही यही है कि हर घर में एक होलिस्टिक हीलर हो। तो ऑनलाइन जो माध्यम हमें मिला है, इस कोरोना की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं। तो हम घर घर नेचुरोपैथ, घर घर होलिस्टिक बनाने के लिए और भी नई चीजें करने वाले हैं, जो नए सेशंस में आपको मिलेंगी। तब तक लिए बस आपसे यही निवेदन है कि जुड़े रहिए, बने रहिए, साथ दीजिए, और आगे बढ़ाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक दूसरे के साथ हम देंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1/125 करोड़ भारत आप हैं, 1/125 करोड़ भारत मैं हूँ। अगर मैं अपना काम करता हूँ तो मैं अच्छा रहूंगा, आप अपना काम करेंगे तो आप अच्छे रहेंगे। स्वार्थी होकर काम करिए, स्वार्थी हो जाइए। बहुत जरूरी है कि अपने अर्थ के लिए काम करें, स्वयं के अर्थ के लिए। स्वयं का क्या क्या भला हो सकता है उतना। स्वार्थी का मतलब ये नहीं है कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का भी छीन लें। स्वयं का किस में हित है उसको सोच के काम करें, ये है स्वार्थी होने का मतलब। तो स्वार्थी बने, अपनी देखभाल करें, अपने आप का जरूर ध्यान रखें। बस यही कामना के साथ हम आप लोगों से आज विदा लेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।